हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। साथियों, देश में जो विकृत व्यवस्था है वो बड़ा रूप लेती चली जा रही है। आपने उनको नज़रअंदाज करते चले आ रहे हैं। अब आप जब सरकार बनी, नोटबंदी है, जीएसटी है, लोगों के रोजगार हैं, कोरोना में जिस तरह से आहत हुआ है, लोगों का जो है प्राइवेटीकरण के कारण से रोजगार से लोगों को वंचित किया है। इसके बाद बैंकों का निजीकरण और किसान आंदोलन, जो 3 बिल लेकर किसानों ने जो आंदोलन किया है, उसमें 13 महीने बाद वापस लिया। CA/NRC का आंदोलन, जो नागरिकता की समानता की बात है, उसको तोड़ना, और अभी बैंकों का जो हड़ताल चल रही है उसमें जो उनका 51% शेयर है उसको घटाकर 26% करने जा रहे हैं। इसके लिए बैंकों के कर्मी हड़ताल पर हैं। और ये सारी चीज़ों को हम एक अध्ययन करें कि आखिर इस तरह का काम ये सरकार क्यों कर रही है, और ये सरकार में कौन सी ऐसी विचारधारा है जिसके कारण मानव को परेशानियों की तरफ ले जा रहे हैं। ये प्राइवेटीकरण का पूंजीपतियों को मजबूत कर रहे हैं और देश की संपत्ति पूंजीपतियों के हाथ भेज रहे हैं। तो ये सीधा सीधा है कि लोकतंत्र को, व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। ये देश में फिर से वो विकृत सामाजिक अव्यवस्था लाना चाहते हैं, जिसे आप हिंदुत्व के रूप में जानते हैं, कभी आप मनुवाद के सिद्धांत से जानते थे। तो लोगों को अधिकारों से वंचित करना है, रोजगार से वंचित करना है, उसको शिक्षा से वंचित करना है। जब तक ये व्यवस्था नहीं करेंगे, जब तक इस तरह की व्यवस्था लागू नहीं होगी, तब तक ये देश में समानता रहेगी। तो समानता उनकी व्यवस्था को तोड़ती है, समानता उनकी व्यवस्था को खत्म करने की तरफ ले जाती है, और इसमें भाईचारा उत्पन्न होता है। तो भाईचारा अगर चाहते हो, देश में एकता अखंडता चाहते हो, अगर देश को विश्वगुरु के स्थान पर ले जाना चाहते हो, क्योंकि विश्वगुरु उस समय था जब यह देश बुद्धिज्म का था, जब ये देश में भाईचारा था, ये विज्ञान का देश था, इसमें उस समाज के लोग भी बुद्धिज्म की तरफ थे। और जो आज जो व्यवस्था है वो उलट गई है। पहले शंकराचार्य जो होते थे ये बौद्धाचार के रूप में होते थे, और जो शिक्षा का अध्ययन होता था वो सबके लिए था। यूनिवर्सिटी सबसे पहले भारत में थी, शुरू हुई थी। तो ये जो प्रकरण है, तो इसको देखना होगा, और जो लोग इससे वंचित हो रहे हैं, जिससे आहत हैं, उनको भी इस बात को समझना होगा। उस पूरे सिस्टम पर जो है नजर डालनी होगी। केवल एक समस्या नहीं है, ये हर जगह पर समस्या पैदा की है, हर जगह पर समस्या है, हर स्तर पर समस्या है, और उसे पैदा करके हर व्यक्ति को समस्या युक्त करना चाहते हैं, और समस्या में साधे रखना चाहते हैं, समस्या से परिपूर्ण रखना चाहते हैं। इसलिए साथियों, इसको समझिए और संवैधानिक तरीके से संविधान का जो प्रस्तावना है उसको सही तरीके से अध्ययन करिए, और उसके तहत काम करने का शुरुआत करिए। आज राजनीति है
ये लोग नेतृत्व कहता है कि राजनीति से सब ठीक होगा, लेकिन राजनीति तो समाज से बनती है ना। जैसा समाज होगा उसी तरीके की राजनीति होगी। समाज स्वच्छ समाज होगा तो स्वच्छ राजनीति होगी, क्योंकि वोट से बनता है, व्यक्तियों के वोट से बनता है। वोट उसी समाज का हिस्सा होता है, क्योंकि जैसी सोच आदमी में पैदा होगी उसी तरह का समाज पैदा होगा। तो इसलिए देश के लोगों को एक दूसरे से के साथ जुड़कर खड़ा होना पड़ेगा। तो यही राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन को चलाया गया है कि अगर राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन सफल बनाओगे तो फिर आप सभी लोग रोजगार युक्त होंगे और एक दूसरे की समस्या को खत्म करने के लिए ताकत बनेगी। और जो राजनीति है देश की, वो विकृत सामाजिक व्यवस्था को खत्म करेगा। जैसे आपने पीछे देखा कि भारत आज़ाद हुआ तो प्रथम नेतृत्व ने उसकी शक्ति को देखकर ये संकल्प लिया कि यह देश हम सब ने मिलकर जीता है, हम मिलकर चलाएंगे। उसी आधार पर संविधान बना। ये संविधान में प्रतिनिधित्व को आधार दिया गया है और वही लोकतंत्र है। लोकतंत्र इसलिए कि वो सत्ता बनाते हैं, चुनाव से सरकार बनाते हैं इस देश को चलाने के लिए, इसलिए लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है। तो ये लोगों की शक्ति है, तो उसको वोट के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है, जो हर व्यक्ति की प्रतिनिधित्व उसमें होता है और जिसका बहुमत ज़्यादा होता है उसके द्वारा सरकार बनती है और सरकार देश को चलाती है, उसको पूर्ण अधिकार होते हैं। लेकिन आज वो विकृत सामाजिक व्यवस्था के तहत, उस आस्था के सहित, उस झूठ आडंबर के तहत मानव को दूर करने की शक्ति आज सबसे ऊपर हो गई है, जिसके कारण से इस देश को हर स्तर पर टूटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है और अभी भी लोग उस आस्था के शिकार हैं। आज वो लोग शिकार हैं जिनका नुकसान होना है, हो रहा है। और अगर ये इस व्यवस्था को रोका नहीं गया तो यह देश फिर से व्यक्तिवाद की स्थिति पर आएगा और जातियों का भरमार होगा और फिर इस देश में एक दूसरे से दूरियां बन जाएंगी। और जिसे अछूत की स्थिति जो हुई थी, तो वो जो पीछे झाड़ू आगे मटकी का समय आया था, वो पेशवा सरकार ने किया था। यही सरकार है, इसीलिए देश गुलाम रहा, क्योंकि सब अलग अलग बट गए, सबकी ताकत बिखर गई और एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए, जिसके कारण से यह देश गुलाम रहा। चाहे मुस्लिम का गुलाम रहा हो, चाहे अंग्रेजों का गुलाम रहा हो, लेकिन एक गुलाम रहा। लेकिन जब फिर ये आज़ाद हुआ, तब सबकी जब ताकत मिल गई, जब सब लोग मिलकर लड़े, तभी ये आज़ाद हुआ। तो आज स्थिति उसी तरह फिर बनाना चाहते हैं। इसलिए साथियों, आप खड़े हो, आप समझो इस बात को। आप भागीदारी सिद्धांत से अर्थात लोकतांत्रिक सिद्धांत से आप इस देश को बनाने का काम करो। इसमें हर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा। भागीदारी सिद्धांत जिस दिन आपकी समझ में ले आए, तो इसमें हर व्यक्ति शिक्षित होगा, रोजगार युक्त होगा और देश मजबूत बनेगा। इसमें हर व्यक्ति मजबूत होगा और वो शिक्षा और रोजगार से युक्त होगा, या देश फिर से विश्व गुरु के स्तर पहुंचेगा। यही भागीदारी सिद्धांत है। भागीदारी सिद्धांत केवल लोकतांत्रिक नहीं, उसको थोड़ा सा चलाने के लिए इसको एक चैनल सिस्टम से चलाया गया है। एक के साथ 5 इस तरह से कैटेगरी करके उसको जोड़ा गया है पूरे देश के लोगों को, हर समुदाय के हर व्यक्ति को, और उसको कैसे काम से जोड़ा जाएगा, कैसे काम में कैसे उसको हिस्सेदारी दी जाएगी, ये सारे प्रावधान को रखा गया है कि हर व्यक्ति रोजगारित हो, हर व्यक्ति काम करे, काम के आधार पर वो अपना सुख सुविधाओं को भोग करे और उसको उस तरह से मिले। देश की संपत्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। आज लोग उस भागीदारी को अलग अलग तरीके से बांटते हैं। कोई घोषणा करता है कि लैपटॉप देंगे, कोई स्कूटी की घोषणा करता है, कोई किसानों को 2000 रुपए पेंशन देने की बात करते हैं,
तो कोई कुछ कहता है, लेकिन ऐसे देश नहीं बनेगा। देश बनेगा उसके काम से। काम के आधार पर जोड़िए, जैसे न्यूनतम उसका एक आधार बनाइए कि सबको काम मिलेगा। उसका न्यूनतम एक जो 4th क्लास के, जहाँ प्रतिस्पर्धा की जरूरत नहीं है, जहाँ योग्यता की जरूरत नहीं है, जहाँ योग्यता की खास आवश्यकता नहीं है, तो वहाँ पर 15,000 रुपये का मासिक रोजगार उसको मिले। अगर रोजगार सबको नहीं दिया जा सकता है तो फिर उसको 1 लाख से 15 लाख तक उसकी आवश्यकता के आधार पर उसको संसाधन के रूप में बिना ब्याज के धन मुहैया कराना है। फिर इसके बाद जो वृद्ध, विकलांग, विधवा, बीडीसी, डीडीसी, सभासद आदि, इन सबको हम एक साथ जोड़ने के लिए इनको पेंशन से जोड़ने का काम करें। तो पेंशन 10,000 रुपये न्यूनतम पेंशन देने का करें। ये सरकार तो नहीं देगी, लेकिन ये आप जब इस पर लड़ोगे, जब संघर्ष करोगे, इसके साथ में आप एक होंगे, तो फिर इस देश की जो शक्ति बनेगी, जो सरकार बनेगी, वो देने के लिए मजबूर होगी और वो देगी। क्योंकि ये दिया जा सकता है, ये क्यों काम से हर व्यक्ति को संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, काम दिया जा सकता है। तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो इस देश में जो लगे हैं काम में, जिनको कम वेतन मिलता है उनको भी मिलेगा, जो निगम निकाय तोड़े जा रहे हैं उनको फिर से सुदृढ़ किया जाएगा। ये प्रवृत्ति जब बनेगी तो फिर हर निगम जो बेच दिया गया है या जो गिरवी रख दिया गया है, जो काम में नहीं लगा हुआ है, तो उसको काम से जोड़ा जाएगा। कोऑपरेटिव सिस्टम को उसमें महत्व दिया जाएगा। जब कोऑपरेटिव सिस्टम होगा तो एक तरह से वो सबके प्रतिनिधित्व से होगा, अर्थात सरकार की तरह ही काम करेगा, तो किसी का नुकसान नहीं होगा, सबको फायदा ही फायदा होगा। तो इस तरह के सिस्टम को हमें लाना होगा। अगर हम इस तरह के सिस्टम को समझ लिया, ला दिया, तो यह देश निजीकरण से बचेगा। निजीकरण सरकार फिर नहीं करेगी, सरकार को फिर धक्का लगेगा। जैसे 13 माह जब किसान आंदोलन चला तो उनको वापस लेना पड़ा, लेकिन अभी MSP है तो ये अभी लागू नहीं है, तो इस तरह से वो भी लागू होगी। लेकिन आपकी जब शक्ति बनेगी इस तरह की, जब आप सबको काम देंगे, जब सबको रोजगार देंगे, जब सबकी इलाज होगा, जब सबका शिक्षा होने की बात होगी और वो समान शिक्षा होगी, तो फिर इस देश के लोग आपके साथ आएंगे और आप इस देश की सत्ता को बनाओगे। तब फिर इस देश में सारी संसाधन सुविधाएं लागू हो जाएगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए उठो, बढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो, ले लो अधिकार, ये अपना देश है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।